हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि आर्थिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति वर्सेस राजकोषीय नीति। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली हूँ कि आर्थिक नीति क्या होता है, उसके अंतर्गत मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति क्या होता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आर्थिक नीति को सरल भाषा में समझा दूं कि आर्थिक नीति से आशय उन समस्त सरकारी नीतियों से होता है जिनके द्वारा किसी देश की आर्थिक क्रियाकलापों का नियमन किया जाता है। एक नियमानुसार देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं और देश को चलाया जाता है, उसे आर्थिक नीति के अंतर्गत लाया जाता है। जैसे कि करों का स्तर यानी कर कैसे निर्धारित किया जाना है, सरकार का बजट, मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दर के साथ साथ श्रम बाजार, राष्ट्रीय स्वामित्व तथा अनेक क्षेत्र आते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत किस तरह से लोगों के इनकम पर कर लगाना है, किस तरह से सरकार का बजट तैयार करना है और किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखना है, ये सभी आर्थिक नीति के अंतर्गत आता है। और इस वीडियो में आगे हम लोग दो टर्म पे और चर्चा करेंगे, जैसे कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति क्या होता है। तो ये दोनों ही एक पॉलिसी है, एक्चुअली एक बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा और एक आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। इस बात पे थोड़ा गौर करें कि आखिर मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति देश में बनाई क्यों जाती है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो मैं बता दूं, यानी होता यह है कि जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो सरकार की तरफ से नीति बनाई जाती है, उसे हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं। और जो आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है वो मौद्रिक नीति कहलाता है। लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है और जो नीति बनाई जाती है उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। और जब देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जब आरबीआई नीतियां बनाती है तो उसे हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका शाब्दिक मीनिंग क्या होता है। इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे कि आर्थिक नीति क्या होता है, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। आर्थिक नीतियाँ, किसी भी देश की आर्थिक नीतियाँ उसके व्यवसाय, उद्योग तथा आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उतार चढ़ाव, स्थानीयकरण, निर्यात, संवर्धन तथा शोध आदि आते हैं, जो संबंधित देश के आर्थिक नीतियों से प्रभावित होते हैं। एक विकासशील देश में आर्थिक नीतियों का निर्धारण आर्थिक समानता, रोजगार, बचत, वितरण, विनियोजन की स्वतंत्रता, मुद्रास्फीति, गरीबी निवारण व संकुचन का नियंत्रण, आय का स्थायित्व के आधार पर सरकार द्वारा किया जाता है। यानी देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए किस तरह से देश की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखे, ये सारी चीज़ों का अध्ययन आर्थिक नीति के अंतर्गत किया जाता है। यानी आर्थिक नीति के अंतर्गत जितने भी देश में उतार चढ़ाव और जिन क्रियाओं से देश की अर्थव्यवस्था को प्रभाव पड़ता है, यानी जिस तरह से उद्योग या फिर आर्थिक क्रियाओं से प्रभावित होता है, उन सभी प्रभाव से निपटने के लिए आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था का संतुलन हमेशा बना रहे, किसी तरह की कोई समस्या ना आए, समस्या आने से पहले उसका निवारण किया जा सके। इसीलिए आर्थिक नीति को बनाया जाता है।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि आर्थिक नीतियों का उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। यानी जो देश में आर्थिक नीति बनाया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका किस चीज़ का एम होता है, क्यों बनाया जाता है, तो वो हम लोग अब जानेंगे। तो पहला है कि देश की आर्थिक समानता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी देश की जो आर्थिक स्थिति होती है उसकी समानता हमेशा बनाए रखना, उसका संतुलन हमेशा बना रहे, इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि किसी तरह की संतुलन में प्रभाव ना पड़े, हमेशा देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छे से बनी रहे। दूसरा उद्देश्य होता है कि देश में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना तथा बेरोजगारी कम करना आर्थिक नीतियों का उद्देश्य होता है। यानी देश में किस तरह से रोजगार देना है युवाओं को, किस तरह से उद्योग स्थापना करना है, किस तरह से लोगों को प्रोत्साहित करके व्यवसाय करने के लिए उन्हें जागरूक करना है ताकि देश की अर्थव्यवस्था बनी रहे। तो यानी आर्थिक नीति का यह भी उद्देश्य होता है कि देश में रोजगार के नए अवसर को उपलब्ध कराना ताकि देश की युवाओं को कहीं और दूसरे देश में रोजगार के लिए प्लान ना करना पड़े। तीसरा उद्देश्य होता है कि देश में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। और चौथा उद्देश्य होता है कि आर्थिक नीतियों के द्वारा देश में गरीबी निवारण का प्रयत्न करना है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक नीति के अंतर्गत यह कोशिश किया जाता है कि हमारे देश के युवा कोई भी गरीब ना हो, गरीबी को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। पांचवा है आर्थिक नीतियों के द्वारा मुद्रास्फीति व मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण रखना। और छठा पॉइंट दिया है कि आर्थिक नीतियों के माध्यम से देश के संसाधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि अधिकाधिक उत्पादन संभव हो सके। यानी आर्थिक नीति के अंतर्गत जो देश के संसाधन है, जो देश में उपलब्ध है, जो वस्तुएं जिनका बिजनेस किया जाता है उसका अधिक से अधिक उत्पादन हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा हो सके, वो चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था हमेशा बनी रहे। आठवां पॉइंट है आर्थिक नीतियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। यानी इसका ये भी उद्देश्य होता है कि उससे ज़्यादा मात्रा में लॉस ना हो और इस तरह से उनका इनकम बना रहे, देश की आर्थिक स्थिति इस तरह से बना रहे कि देश की राष्ट्रीय आय में हमेशा वृद्धि हो, उसे किसी तरह की कोई हानि का सामना ना करना पड़े, या इसका मेन उद्देश्य होता है। 9वां पॉइंट है आर्थिक नीतियों द्वारा पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। यानी जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहते हैं उनके पास पूंजी नहीं होता है तो उन्हें पूंजी देकर बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी आर्थिक नीति के अंतर्गत जो व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें अवसर दिया जाता है पूंजी देकर बिजनेस करने का। 9वां पॉइंट है आर्थिक नीतियों का लक्ष्य देश के निर्यात में संवर्धन करता है। और 10वां पॉइंट है कि आर्थिक नीतियों का उद्देश्य विदेश विनिमय में वृद्धि और भुगतान संतुलन में अनुकूलता लाना होता है। यानी आर्थिक नीति का यह भी उद्देश्य होता है कि जो हमारे देश में वस्तुएं अवेलेबल है उसे दूसरे देश में भेजना, और जो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है उस वस्तु के बदले में दूसरे देश से उस वस्तु का आयात निर्यात किया जाता है। यह भी आर्थिक नीति के अंतर्गत विनिमय किया जाता है। 11वां पॉइंट है आर्थिक नीतियों द्वारा आंतरिक बचतों या विनियोजन में अभिवृद्धि करना होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि आर्थिक नीति का व्यापक स्वरूप क्या होता है, यानी आर्थिक नीति का बड़ा सा स्वरूप कैसा होता है। यह बात सत्य है कि आज़ादी के तुरंत बाद देश के अंदर आर्थिक नीति के निर्माण के लिए कोई स्पष्ट नीति या संवैधानिक व्यवस्थाएं नहीं थी। इसलिए
भी आज़ादी के बाद अनेक क्षेत्रों में विशेषकर आर्थिक इतिहास में व्यापक कदम उठाए गए थे। यही कारण है कि जिसके फलस्वरूप हमारे देश में आज़ादी के बाद से आज तक विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार और कैसे देश के विकास का कार्य किया जा रहा है। आर्थिक नीति के माध्यम से ही देश के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। किसी भी देश की आर्थिक नीतियों में निम्नलिखित 2 नीतियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी फ्रेंड, जब हम लोग का देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो उसके तुरंत बाद आर्थिक नीति का निर्माण नहीं किया गया था। इस कारण आज़ादी के बाद भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जो विशेषकर आर्थिक इतिहास में व्यापक कदम उठा गए थे। यही कारण आज आज़ादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती है और देश के विकास में कार्य किया जा रहा है। और कोई भी देश की आर्थिक नीतियों को चलाने के लिए 2 महत्वपूर्ण नीति बनाया गया था। यानी उसमें से एक मौद्रिक नीति और एक राजकोषीय नीति। यानी देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए 2 नीतियों को बढ़ावा दिया गया, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति वह नीति है जो आरबीआई के द्वारा ली जाती है निर्णय, वो मौद्रिक नीति होता है। राजकोषीय नीति जो सरकार के द्वारा ली जाती है। आगे हम लोग इसे एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे और अच्छे से समझेंगे। मौद्रिक नीति से आशय सरकार और केंद्रीय सरकार की उस नियंत्रण नीति से है जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा की मात्रा, उसकी लागत एवं उसके उपयोग को नियंत्रित करने के उपाय किए जाते हैं। अर्थात मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा तथा लागत को प्रभावित करने वाले मौद्रिक उपायों को ऐसी नीतियों का भी अनुसरण किया जाता है जो देश की मौद्रिक स्थिति को प्रभावित करती है। यानी मौद्रिक नीति से आशय यह है कि जो सरकार या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो कंट्रोल पॉलिसी चलाई जाती है, जिससे किस तरह से देश सरकार का बजट तैयार करना है, किस तरह से उद्योगपतियों पे टैक्स लगाना है और जो सरकार के अंतर्गत नियम लागू किए जाते हुए मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं। मौद्रिक नीति की परिभाषा है प्रोफेसर हेनरी जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा हम केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति की प्राप्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण में रखता है। यानी प्रोफेसर हेनरी जॉनसन का मानना है कि मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा जो केंद्रीय बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक, उनके तहत मुद्रा नीति की प्राप्ति यानी मुद्रा को कैसे कंट्रोल करके रखना है, किस चीज़ पे मुद्रा का प्रयोग करना है, किस तरह से उसका बचाव करके रखना है और देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखना है, यानी वो बैंक के अंतर्गत किया जाता है, उसे हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर मौद्रिक नीति का प्रयोग 2 प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। पहला, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने तथा दूसरा, कीमतों में उचित स्थिरता रखने के लिए। इन दोनों उद्देश्यों को एक साथ मिलाकर कहा जा सकता है कि मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास है। भारतीय मौद्रिक प्रणाली का अध्ययन। भारतीय मौद्रिक नीतियों का अध्ययन करने के लिए दिसंबर 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा वर्ष 1985 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में मौद्रिक नीति के निम्नलिखित कार्य उद्देश्य बताए गए हैं। पहला है समाज की बचत जुटाना तथा बचतों की राशि का विस्तार करना। यानी 1985 में यह प्रस्तुत किया गया मौद्रिक नीति के द्वारा कि समाज की बचत को जुटाना है और जो बचत होंगे समाज से उस राशि का विस्तार करना है, उसे और दूसरे बिजनेस में फैलाना ताकि देश की राष्ट्रीय आय बनी रहे। राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों
के अनुरूप बचतों का आवंटन अधिक उत्पादन उद्देश्यों के लिए करने का कार्य क्षमता बढ़ाना। तीसरा, कीमत स्थिरता बढ़ाना। चौथा, सरकार के उत्पादक कार्यों के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहायक होना। कुशल भुगतान प्रणाली अभिप्रेरित करना होता है। संक्षेप में बताया गया है कि उदार आर्थिक नीतियों के संदर्भ में मौद्रिक नीति के संचालन का मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमत स्थिरता तथा वित्तीय स्थिरता के बीच घनिष्ठ संबंध अनुभव किया गया। यानी उदार आर्थिक नीति के संदर्भ में जो मौद्रिक नीति का संचालन किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य यह हुआ कि जो फिक्स्ड फाइनेंस प्राप्त होते हैं, साल भर के जितने इनकम होते हैं उनके परिणाम स्वरूप कितने फिक्स्ड कॉस्ट होंगे, उसकी फिक्स्ड फाइनेंस के बीच में एक घनिष्ठ संबंध को अनुभव किया गया कि साल भर के कितने इनकम होते हैं और कितने लागत, कितने कीमत लगाए जाते हैं। जैसे कोई बिजनेस किया जाता है तो बिजनेस में कितने कॉस्ट लगाए गए हैं, कितनी पूंजी लगाई गई है और साल भर में उससे कितना इनकम प्राप्त हुआ, यह मौद्रिक नीति के अंतर्गत अनुभव किया गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि राजकोषीय नीति क्या होता है। राजकोषीय नीति फ्रेंड्स में पहले ही बता दी थी। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय या आगम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय, उत्पादन या रोजगार पर इच्छित प्रभाव डालने वाले अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। यानी सरकार राष्ट्र में कितने व्यय किए गए और कितने प्राप्त किए गए, वे सभी राष्ट्रीय आय और कितने उत्पादन और रोजगार पर इच्छित प्रभाव कितने पड़े, वे सभी को रोकने का प्रयास करता है और राजकोषीय नीति को राजकीय वित्त नीति माना जाता है। इसके अंतर्गत हम मूल रूप से करारोपण, सार्वजनिक व्यय या सार्वजनिक ऋण की उन क्रियाओं का विवेचन करते हैं जिनके द्वारा सरकार पहले से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करती है। इसकी परिभाषा है जोकिस के अनुसार। यानी जोकिस ने कहा कि हम राजकोषीय नीति को परिभाषित करने की दृष्टि से उनकी कीमत परिवर्तनों, सार्वजनिक व्यय के समय एवं संरचना में परिवर्तन, कर भुगतान की बारंबारता एवं संरचना में परिवर्तन को शामिल करते हैं। यानी राजकोषीय नीति से आशय वह है कि जो सरकार के द्वारा कीमतों में परिवर्तन किए जाते हैं किसी वस्तु के मूल्य में, या फिर सार्वजनिक व्यय जो पब्लिकली एक्सपेंसेस होते हैं, पब्लिक के लिए खर्च किए जाते हैं, जैसे सड़क बनवाना या फिर चापानल देना, या सरकार जो जनता के लिए खर्चे करती है, स्कूल बनाना या फिर हॉस्पिटल खोलना, ये सभी सार्वजनिक व्यय में आते हैं। तो ये सभी का लेखा जोखा राजकोषीय नीति के अंतर्गत किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होता है। यानी राजकोषीय नीति देश में बनाने की क्या मेन उद्देश्य होता है, क्यों राजकोषीय नीति बनाया जाता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य पहला दिया है कि आर्थिक विकास। यानी राजकोषीय नीति का पहला उद्देश्य यह होता है कि देश के आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होता है। उच्च आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार समग्र मांग और समग्र आपूर्ति दोनों में वृद्धि करने के लिए कराधान, सार्वजनिक व्यय या सार्वजनिक ऋण का उपयोग करती है। दूसरा उद्देश्य है कि आर्थिक स्थिरता यानी इकोनॉमिक फिक्स्ड। मुद्रास्फीति और अपस्फीति से निपटने के लिए सरकार राजकोषीय नीति का उपयोग करती है। मुद्रास्फीति के समय एक अप्रत्यक्ष करों और व्यय को कम करती है, लेकिन प्रत्यक्ष करों को बढ़ाती है, जबकि अपस्फीति के समय इसकी विपरीत कार्य किया जाता है। यानी जो देश में
उद्योगपतियों पे टैक्स लगाए जाते हैं तो इनडायरेक्टली रूप से जनता पे भी टैक्स लगता है, और जो व्यय किए जाते हैं उस व्यय को कम करती है और डायरेक्टली कर को बढ़ाती है। और जब अपस्फीति आ जाती है तो इसका समय विपरीत कार्य करने लगता है। तीसरा उद्देश्य होता है कि रोजगार सृजन, यानी रोजगार की उपलब्धि कराना, देश के युवाओं को रोजगार देना, नए नए अवसर पैदा करना। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार सार्वजनिक व्यय का उपयोग करती है, जैसे मनरेगा या फिर सड़कों, मकानों आदि बुनियादी ढांचे के निर्माण पर सार्वजनिक व्यय श्रम की आवश्यकता पैदा करता है। इसी तरह अधिक विद्यालयों का अर्थ है शिक्षकों के लिए अधिक नौकरियां। यानी राजकोषीय नीति के अंतर्गत युवाओं के बारे में भी ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से देश के युवा बेरोजगार नहीं होंगे, किस तरह से उन्हें रोजगार दिया जाएगा। यानी नए नए रोजगार का सृजन राजकोषीय नीति के अंतर्गत किया जाता है। राजकोषीय नीति का यह भी उद्देश्य होता है। चौथा उद्देश्य है कि आय का समान वितरण। असमानता को कम करने के लिए सरकार वित्तीय उपकरण का उपयोग करती है। प्रगतिशील कराधान के माध्यम से सरकार अमीर से आय लेती है और इसे सब्सिडी, भत्ता या अन्य प्रकार के सार्वजनिक व्यय के माध्यम से गरीब लोगों को पुनर्वितरित करता है। यानी राजकोषीय नीति के अंतर्गत यह भी करता है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उन लोगों से कर लेते हैं, सब्सिडी भत्ता लेते हैं, और वही जो कर प्राप्त होता है सरकार को, उसे गरीबों में कपड़े, जूते, मकान आदि देकर पुनः उसे गरीबों में ही वितरित कर देते, यानी बांट देते हैं। पांचवा उद्देश्य यह है कि संसाधनों का उचित आवंटन। देश में संसाधनों के उचित उपयोग के लिए राजकोषीय नीति महत्वपूर्ण है। यानी जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों का एक लिमिटेशन में उपयोग करने के लिए भी राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। सरकार कम वांछनीय वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर अधिक कर लगाती है एवं अधिक वांछनीय वस्तुओं पर सब्सिडी प्रदान करती है या कम कर लागू करती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति को अच्छे से समझे। अब हम लोग समझेंगे कि आर्थिक नीति का महत्व क्या होता है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। आर्थिक नीति के निर्माण पर प्रमुख उद्देश्य उनके निर्माण के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत या स्वावलंबी बनाना है। यही कारण है कि अपनी भविष्योन्मुख आर्थिक नीतियों के कारण विकासशील देशों की दुनिया में भारतवर्ष एक मजबूत और अस्थायी स्वावलंबी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है। आर्थिक नीति के महत्व को हम निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से भली प्रकार से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहला है कि समाजवादी समाज के स्वप्न को सच करने के लिए कोई भी देश तरक्की तभी कर सकता है जब वहाँ पर व्यापक सामाजिक और आर्थिक असमानता को उखाड़ फेंका जाए। यानी जो देश में आर्थिक व्यवस्था में किसी तरह से कोई इफेक्ट डालता है, या समाज का लोग हो या फिर आर्थिक कोई असमानता, वैसे जिससे कि आर्थिक स्थिति पे कोई प्रभाव डाल रहा है, तो उसे हमें उखाड़ फेंका जाना चाहिए। और यही तभी संभव है जब समाजवादी समाज की संरचना को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जाए। भारतवर्ष में विभिन्न सरकारों का यह प्रयास रहा है कि हम आर्थिक निर्भरता और स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सके और समाजवादी समाज की स्थापना का स्वप्न सच हो सके। इससे हम न केवल पुनः विकास की गति वरन सामाजिक न्याय दोनों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंस है बेरोजगारी के समाधान के लिए देश में व्याप्त गरीबी को हटाने के लिए आवश्यक है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिले, जिसमें भूमिहीन किसानों को मजदूरी तथा शिक्षित नवयुवकों को योग्यता अनुसार कार्य मिलना शामिल है। बेरोजगारी के समाधान
तथा अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक नीति का विशेष महत्व है। यानी आर्थिक नीति इसलिए देश में बनाई जाती है ताकि जो भूमिहीन हैं, जिनके पास कोई भूमि नहीं है और अनएजुकेटेड है, उन्हें मजदूरी दिया जाए, और जो शिक्षित व्यक्ति है उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार दिया जाए। इसीलिए आर्थिक नीति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है देश के लिए। तीसरा इम्पोर्टेंट है सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए। किसी भी देश के विकास के लिए उत्पादकता, आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए उपढांचे के विकास की अत्यधिक आवश्यकता होती है और इस दिशा में एक अच्छे विनियोग की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में देश के सार्वजनिक क्षेत्र का स्थान एवं इसकी भूमिका महत्वपूर्ण एवं व्यापक मानी जाती है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा देश ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त किया है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में विकास के लिए आवश्यक सभी कदम को उठाकर सरकार देश के विकास को अपना अहम योगदान देता है। यानी जो देश के विकास के लिए उत्पादन किए जाते हैं, नए नए बिजनेस लाए जाते हैं, नए नए टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, नए नए उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जिससे कि देश की विकास हो, विकास की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ऐसे भी देश ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे तो ही अच्छा है, ताकि देश के युवा कभी बेरोजगार नहीं हो सकेंगे। और इस दिशा में एक अच्छे विनियोग की आवश्यकता होती है, यानी एक अच्छे जगह पे किसी चीज़ का इन्वेस्ट करना भी होता है। इस संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो पब्लिक एरिया होता है उस स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चौथा पॉइंट है नियोजित विकास को प्रोत्साहन। यानी जो पहले से डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग किया गया है तो उसे प्रोत्साहित करना। विकासशील देशों में तीव्र आर्थिक विकास के लिए नियोजन को अपनाया गया है। आर्थिक नीति से नियोजित विकास को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि इसमें बनाई गई योजनाओं के अनुसार नीतियों में परिवर्तन किया जाता है, उन्हें सरल बनाया जाता है तथा कमियों को दूर किया जाता है। पांचवा पॉइंट, नागरिकों का अधिकतम सामाजिक कल्याण। आर्थिक नीतियां बनाने से देश के नागरिकों का सामाजिक कल्याण होता है। इसका कारण यह है कि देश में ऐसी नीतियां बनाई जाती है जिनके द्वारा आय एवं संपत्तियों का वितरण समान रूप से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध साधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो सके। यानी आर्थिक नीति के अंतर्गत यह ध्यान में रखा जाता है कि जो नागरिक देश के हैं उनका सामाजिक कल्याण हो सके, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके और उनकी जो आय और जो संपत्तियां हैं उनका वितरण समान रूप से किया जा सके। से अतिरिक्त उपलब्ध साधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो सके। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति को बहुत ही अच्छे से समझे और आर्थिक नीति क्या होता है उसे भी आप बहुत ही अच्छे से समझे। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।